Hi everyone, how's it going? Welcome to the complete ethical hacking course. अगर आप एक कंप्लीट बिगनर हो ethical hacking में और आपको एक्सप्लोर करना है तो ये कोर्स आपके लिए है. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स आपको एक सॉलिड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एथिकल हैकिंग की और उसमें जो अटैक्स परफॉर्म किए जाते हैं. इस कोर्स में 30 मॉड्यूल्स है दैट comprises of theory and practical both. So you will be learning all the concepts and the application of it. बात करें मॉड्यूल्स की तो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं कुछ मॉड्यूल्स. सो वी हैव टोटल ऑफ 30 मॉड्यूल्स आउट ऑफ 15 हमारे पास यहाँ पे है. सबसे पहले हम जानेंगे एथिकल हैकिंग क्या है, किस तरीके की हैकिंग होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकिंग, किस तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकर्स होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे. देन वी विल इंस्टॉल काली लिनक्स. सो काली लिनक्स इज अ पेनिट्रेशन टेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है काली लिनक्स जिसको हैकर्स यूज करते हैं. तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में एंड सबसे ईजिएस्ट मेथड मैंने इसमें बताया. हेड नंबर 3 वी हैव अंडरस्टैंडिंग साइबर किल चेन एंड एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी. तो इसमें हम साइबर किल चेन मेथोडोलॉजी और एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी को डिटेल में समझेंगे. उसके बाद हम रिकॉनेसेंस फेज को देखेंगे एथिकल हैकिंग के. उसके बाद हम कुछ टेक्निक्स यूज करेंगे रिकॉनेसेंस में, जैसे गूगल डॉकिंग या गूगल हैकिंग, हुईज एंड डीएनएस रिकॉन. सोशल मीडिया का रिकॉन करेंगे हम टारगेट के बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए. एंड उसके बाद हम वेबसाइट की तरफ बढ़ेंगे. तो वेबसाइट में हम सबसे पहले वेबसाइट की टेक्नोलॉजी किस में ही काम कर रही है, वो बैकएंड टेक्नोलॉजी, उसके बारे में पता करेंगे. नेक्स्ट हम सब डोमेन इन्यूमरेट करेंगे वेबसाइट के ताकि हम जो अपना हैकिंग का स्कोप है उसको बढ़ा सकें. उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जो भी टारगेट यूज़ कर रहा है. उसके बाद हम स्कैनिंग परफॉर्म करेंगे एनमैप की मदद से. नेक्स्ट हम डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग देखेंगे एंड डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग के बाद हम देखेंगे कोई वल्नरेबिलिटी है टारगेट सर्वर में या वेबसाइट में यूजिंग वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल्स. अगर कोई वल्नरेबिलिटी हमें मिलती है तो उसके रिगार्डिंग हम एक्सप्लॉइट्स ढूंढेंगे. एंड उसके बाद मेरे पास एक्सप्लॉइटेशन फेज शुरू हो जाता है. यहाँ पे डाटा रिवर्स शेल और बाइंड शेल के बारे में हम डिटेल में जानेंगे और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मेटास्प्लॉइट के बेसिक्स और उसका सेटअप को हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे. फिर हम इसकी मदद से एक्सप्लॉइटेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं मेटास्प्लॉइट की मदद से. फिर ब्रूट फोर्स अटैक को देखेंगे हम. कुछ वेब वल्नरेबिलिटीज़ को देखेंगे जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन एंड एक्सेस. आफ्टर सक्सेसफुल अटैक हम अपने एक्सेस को परसिस्टेंट कैसे कर सकते हैं और हैशेस और पासवर्ड्स को कैसे डंप कर सकते हैं किसी मशीन से यूजिंग मिमिकैट्स. और उसके बाद उन डम्प्ड पासवर्ड को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं, तो ये पासवर्ड क्रैकिंग में बताया जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास क्लियरिंग ट्रैक्स. तो हैक करने के बाद अपने ट्रैक्स को कैसे क्लियर करते हैं, कवर करते हैं, वो इसमें हम देखेंगे. उसके बाद हमारे पास है हाउ हैकर्स बिकम अनोनिमस वाइल हैकिंग. सो हैकर्स कैसे अपने आईपी एड्रेस को छुपाते हैं, कैसे अपने मैक को छुपाते हैं, वो सारा हम इसमें देखेंगे. पोर्ट फॉरवर्डिंग 101. तो आपको अगर इंटरनेट के बाहर किसी टारगेट को हैक करना है तो आप कैसे कर सकते हो. उसके बाद हम सोशल इंजीनियरिंग को डिटेल में देखेंगे. फिर हम एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे इंस्टाग्राम हैकिंग का. फिर हम डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स को देखेंगे. उसके बाद हम ओएस लॉगिन फिशिंग को देखेंगे. तो आप जो विंडोज़ यूज़ करते हो उसमें हम कैसे फिशिंग कर सकते हैं. एंड एट लास्ट हम ट्राई हैकमी की वल्नरेबिलिटी मशीन को सॉल्व करेंगे और जो भी हमने इस पूरे कोर्स में सीखा है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे. विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट विद अवर कोर्स, starting with our first module, that is ethical hacking 101. So ये है वीडियो नंबर 1 of our challenge और आज का टॉपिक है ethical hacking 101. So let's get started. Okay, so what actually hacking is? So मैंने यहाँ पे लिखा है hacking is equal to curiosity. So generally जब मैं वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाता हूँ स्कूल्स में, so this is the first topic that I discuss over there. So hacking का डायरेक्ट मतलब है curiosity. इसका मतलब क्या हुआ, जब से इंसान इस धरती पर रहना शुरू हुआ है तो हमारे पे और दूसरी स्पीशीज में क्या फ़र्क है, दैट वी हैव सम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी जो हमें इतने आगे तक यहाँ पे ले पाई है. नहीं तो इंसान आज भी जंगल में होता जैसे अदर स्पीशीज रहती हैं. ठीक है, तो हैकिंग का डायरेक्ट रिलेशन है क्यूरियोसिटी से. अगर क्यूरियोसिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कभी हैकिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी. और मैंने यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है हैकिंग की, दैट इज हैकिंग और हैक इज जस्ट आउटस्मार्टिंग एनी सिस्टम एंड फाइंडिंग क्रिएटिव वेज टू मेक इट डू समथिंग अदर देन इट्स इंटेंडेड पर्पस. अब इसका क्या मतलब हुआ, इसमें दो चीज़ें हैं. पहला है आउटस्मार्टिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम, ठीक है, एंड दूसरी है फाइंडिंग क्रिएटिव वेज टू मेक इट डू समथिंग अदर देन इट्स इंटेंडेड पर्पस. ये जनरली मैं डेफिनेशन मैंने जैसे कि बताया मैं वर्कशॉप्स में इसको डिस्कस करता हूँ बिकॉज मेरे पास कई कमेंट्स आते हैं यूट्यूब में भी कि आप ये ट्रिक बता दो, ये बता दो. हैकिंग इज़ नॉट अबाउट एनी ट्रिक कि आपको कोई ट्रिक पता लग गई. इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम. आप एग्जिस्टिंग सिस्टम को कैसे आउटस्मार्ट कर सकते हो. कोई सिस्टम चलते हुआ आ रहा है, ये दुनिया सिस्टम्स पे चलती है. ठीक है, वी हैव डिफरेंट सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, लाइक इकोनॉमिक सिस्टम है हमारा. ठीक है, सो हम इस दुनिया में ऑपरेट करने के लिए किसी ना किसी सिस्टम का यूज़ करते हैं. सो आउटस्मार्टिंग एनी सिस्टम का मतलब होता है कि हम एग्जिस्टिंग सिस्टम को आउटस्मार्ट कर दें, उसको बेटर कर दें. इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं कम्युनिकेशन सिस्टम का.
सो जिस तरीके से हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है, शुरुआत में क्या था, जब इंसान इस धरती पर आना शुरू हुए एंड दे स्टार्टेड यूज टू कम्युनिकेट, तो वो क्या यूज करते थे जब वो जंगलों में रहते थे, केव्स में रहते थे, वो पेंटिंग्स बना के, अगर आपने नेशनल ज्योग्राफिक में या डिस्कवरी चैनल में ये सारी चीज़ें देखी होंगी तो वहाँ पे पेंटिंग्स दिखाई देती पुराने इंसानों ने जो बनाई है इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट। फिर धीरे धीरे आगे जब इवॉल्व हुए तो उन्होंने लैंग्वेज का इन्वेंशन किया। ठीक है, आज जो हम भाषा बोलते हैं वैसी नहीं रही होगी, पर किसी तरह की लैंग्वेज का इन्वेंशन किया जो सारे लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकें, जिसकी मदद से ऐसे में उन्होंने बोलना सीखा और फिर लिखना सीखा। जब उन्होंने लिखना सीख लिया तब उन्होंने चिट्ठी लिखना शुरू किया। चिट्ठी लिखने में 1-to-1 कम्युनिकेशन होता था, एक सेंडर होता था और एक रेसिपिएंट होता था। ठीक है, तो सेंडर लिखता था जो भी उसको अपनी बात पहुंचानी है रेसिपिएंट पे, और चिट्ठी उस तक जाती थी। इस तरीके से पोस्टल सिस्टम का भी डेवलपमेंट हुआ। अब पोस्टल सिस्टम में दिक्कत ये थी कि 1-on-1 कम्युनिकेशन होता था, एक आदमी एक को ही चिट्ठी लिख सकता है यूजुअली। तो 15th सेंचुरी में गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया। प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन के बाद जो एक चीज या एक इन्फॉर्मेशन जो एक आदमी तक जाती थी, अब वो मास कम्युनिकेशन का उसने रूप ले लिया इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। बढ़ते बढ़ते टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी और हमारे पास 19th सेंचुरी के अराउंड पे टेलीफोन और टेलीग्राफ आया, जो लैंडलाइन फोन्स आपने अगर देखे होंगे। एंड आफ्टर दैट जो आज हम यूज करते हैं दैट इज स्मार्टफोन एंड इंटरनेट। सो जो आज का स्मार्टफोन है दैट इज 120 मिलियन टाइम्स फास्टर देन द कंप्यूटर्स दैट वाज यूज इन अपोलो मिशन। सो नासा का जो अपोलो मिशन हुआ था मून में 1969 में, तो उसमें जो कंप्यूटर्स यूज किए गए थे, आज का जो स्मार्टफोन है वो सिर्फ 120 मिलियन टाइम्स फास्टर है। सो हमने क्या किया है, आउट स्मार्ट किया है पूरे एग्जिस्टिंग सिस्टम को। हमारे पास जब हम शुरुआत में रह रहे थे एज ह्यूमंस, जब हम जंगल में रह रहे थे तब उनके हमारे पास एक सिस्टम था, लेकिन हमने क्या किया, उसको इवॉल्व करते रहे। तो हैकिंग का डायरेक्ट मतलब ये होता है, हैकिंग का मतलब ये होता है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में आप ऐसा कुछ कर दें कि उसकी बाउंड्री पुश करके आप उसमें कुछ नया ले आए। सो आउट स्मार्टिंग एनी सिस्टम। ठीक है, एंड दूसरी चीज यहाँ पे है फाइंडिंग क्रिएटिव वेज टू मेक इट डू समथिंग अदर देन इज इंटेंडेड पर्पस। अब इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मोस्टली लोगों को। इंटेंडेड पर्पस का मतलब होता है कि एक चीज एक पर्टिकुलर काम करने के लिए बनाई गई है। एग्जाम्पल लेते हैं न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर का जो यूज है, हम न्यूज़ प्रोवाइड कराने के लिए, न्यूज़ पढ़ने के लिए करते हैं, लेकिन आफ्टर दैट हम उसका यूज पैकेजिंग के लिए करते हैं। आपने देखा होगा खासकर इंडिया पाकिस्तान में, सो जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, ओ लेट्स से पेटीज आपको अगर उन्हें देनी है तो दे यूज न्यूज़पेपर पैकेजिंग फॉर दैट। तो इंटेंडेड पर्पस क्या था एक न्यूज़पेपर का, टू प्रोवाइड न्यूज़, बट हम उसका यूज कैसे करते हैं, फॉर पैकेजिंग। सो दैट इज कॉल्ड अ हैक। आउटस्मार्टिंग एनी सिस्टम, कोई सिस्टम पहले से चलते बाहर है उसको आउटस्मार्ट कर दो, उसको बेटर कर दो। और कोई अगर चीज़ बनी है किसी एक्स चीज़ के लिए तो उसका यूज वाई चीज़ में करो क्रिएटिवली। सो दैट इज हैकिंग, नॉट सम ट्रिक्स जिससे आप किसी के फ़ोन को हैक कर लो या किसी के कंप्यूटर में एक्सेस ले लो। लेट्स मूव ऑन। So what is ethical hacking now? So ethical hacking is the practice of legally and intentionally breaking into computer systems, networks or application to identify and fix vulnerabilities before malicious hackers can exploit them. तो ethical hacking का मतलब क्या है? कंप्यूटर हैकिंग की हम अब यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो जो हैकिंग जो लीगली हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, आप लीगली करते हो, इलीगली नहीं, और उसमें हम कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेक करते हैं ताकि हम उसके अंदर जो भी कमियां हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकें और फिक्स कर सकें, इससे पहले कोई मलिशियस हैकर उसको एक्सप्लॉइट करे। ठीक है, तो एथिकल हैकर भी वही काम करता है जो एक मलिशियस हैकर करता है, बट वो लीगली ये काम करते हैं और जो इंटेंशन होता है वो क्या होता है, दैट इज गुड। सो एथिकल हैकर्स और व्हाइट हैट हैकर्स आर प्रोफेशनल्स हु यूज देयर स्किल्स फॉर गुड। ठीक है, सो मेन चीज यही है, इंटेंशन और लीगैलिटी। तो हैकिंग को परफॉर्म किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम की कमियों को पता लगाने के लिए और ताकि उसको हम सेव कर सकें, इससे पहले कोई उसका इस्तेमाल करे कुछ बुरा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकर्स। सो हमारे पास कई तरह के हैकर्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा एथिकल हैकर्स दैट आर आल्सो कॉल्ड व्हाइट हैट हैकर्स। फिर हमारे पास ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं। सो ब्लैक हैट हैकर्स वो हैकर्स होते हैं जो मलिशियस हैकर्स होते हैं, जो जिनका जो इंटेंशन होता है दैट इज मॉनेटरी। तो जो वो भी हैकिंग करेंगे वो मॉनेटरी गेन के लिए करेंगे इलीगली। ठीक है, कि किसी के आपने डेटा चुरा लिया या रैंसम वेयर उनको कर दिया, ठीक है, रैंसम वेयर है उसके लेवल। सो दैट आर ब्लैक हैट हैकर्स। सो जितने भी लीगल काम होते हैं वो ब्लैक हैट हैकर्स करते हैं। थर्ड इज ग्रे हैट हैकर्स। अब ग्रे हैट व्हाइट हैट और ब्लैक हैट के बीच के हैं, तो इनका इंटेंशन तो अच्छा होता है, लेकिन ये जो टेक्निक्स यूज करते हैं दैट इज कम्स अंडर ब्लैक हैट हैकिंग। मतलब इनके पास लीगल तरीके से ये एक्सेस नहीं लेंगे कंप्यूटर का, लेकिन ये किसी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए हैकिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हैक्टिविस्ट भी हो सकते हैं जिसके बारे में बाद में बताऊंगा। हैक्टिविस्ट तो ग्रे हैट हैकर्स क्या हुए, ग्रे हैट हैकर्स वो हुए जो इलीगली किसी सिस्टम का एक्सेस लेते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन अच्छा होता है ये काम करने का। ठीक है, फिर आते हैं स्क्रिप्ट किडीज। स्क्रिप्ट किडीज या स्किड्स एक उस तरह के हैकर्स होते हैं जो सिर्फ दूसरों के बनाए हुए टूल्स को यूज करते हैं बिना जाने कि वो काम कैसे कर रहे हैं।
तो लेट्स से आपने Nmap चलाया, ठीक है, या आपने मेटास्प्लॉइट चलाया, बट आपको ये नहीं पता कि मेटास्प्लॉइट का वो एक्सप्लॉइट क्या काम करता है, ठीक है, आपको उसके पीछे की वर्किंग नहीं पता, किस वल्नरेबिलिटी को वो एक्सप्लॉइट करता है, कौन सी सर्विस को वो टारगेट कर रहा है। सो दैट आर स्क्रिप्टेड, जिनको पता नहीं है बस वो टूल्स का यूज करते हैं और 4 बटन दबाना सीख के वो अपने आप को हैकर कहते हैं, ठीक है। सो दोज आर स्क्रिप्टेड, जिनको इन डिटेल नॉलेज नहीं होता। उसके बाद है हैकटिविस्ट। सो मैंने जैसे ग्रे हैट हैकिंग में बताया था, हैकटिविस्ट वो लोग होते हैं, आपने अनोनिमस का नाम सुना होगा, जो हैकिंग तो करते हैं इलीगली, लेकिन उनका जो मोटिव होता है दैट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, या वो किसी अच्छे काम के लिए हैकिंग करते हैं। तो लेट्स से हैकटिविस्ट वो लोग होते हैं कि उन्होंने एक टेररिस्ट की वेबसाइट को हैक कर लिया, ठीक है, और वहाँ पे उनके सर्वर्स को उन्होंने टेक डाउन कर लिया। नाउ दैट इज इलीगल, ठीक है, वो लीगली उनको कोई परमिशन नहीं थी ये काम करने की, लेकिन उनका क्या था, वो हैक्टिविज्म प्रमोट कर रहे हैं, जैसे एक्टिविज्म होता है वैसे ही वो हैक्टिविज्म प्रमोट कर रहे हैं, एक गलत चीज को डाउन करके, ठीक है। एंड लास्ट इज स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। तो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स इन सब में से कोई भी हो सकता है, बट स्टेट स्पॉन्सर्ड का मतलब वो है जो नेशन के लिए हैकिंग करते हैं, ठीक है, चाइनीज हैकर्स, रशियन हैकर्स, स्टेट स्पॉन्सर्ड जिनको गवर्नमेंट पैसे दे रही है किसी दूसरी गवर्नमेंट को हैक करने के लिए, किसी दूसरे बिजनेस को हैक करने के लिए। ये सबसे सोफिस्टिकेटेड टाइप ऑफ हैकर्स होते हैं, बिकॉज इनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होती, महंगे से महंगे एक्सप्लॉइट इनके पास अवेलेबल होते हैं, सारी तरीके के कंप्यूटर सिस्टम इनके पास अवेलेबल होते हैं, और सबसे ज़्यादा स्किल्ड की बात करूँ मैं तो दीज आर द हैकर्स दैट आर द मोस्ट स्किल्ड। तो आगे देखते हैं टेस्टिंग अप्रोच इन एथिकल हैकिंग। तो जब हम हैकिंग करते हैं तो बेसिकली एथिकल हैकिंग करते हैं। सो हमारे पास 3 तरह की अप्रोच होती है एक एप्लीकेशन को हैक करने के लिए। एक होती है वाइट बॉक्स टेस्टिंग, एक होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, एंड थर्ड इज ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। हम इन तीनों में जान लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है, इसमें इन तीनों के डिफरेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड आती हैं। सो पहले हमारे पास वाइट बॉक्स टेस्टिंग। सो वाइट बॉक्स टेस्टिंग में जो आपका नॉलेज लेवल है, फुल नॉलेज ऑफ कोड। सो वाइट बॉक्स टेस्टिंग अगर आप करते हो किसी एप्लीकेशन की, तो आपके पास उसका सोर्स कोड अवेलेबल होगा, सब कुछ अवेलेबल होगा, कैसे एप्लीकेशन बनी है, डेवलपर आपको सब बताएगा, इस तरीके से बनी है, उस तरीके से बनी है, ठीक है। फोकस एरियाज में क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर और लॉजिक में देखते हैं हम, कहीं लॉजिक जो प्रोग्रामर ने यूज़ किया है, जो कोडिंग उसने यूज़ किया है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, उसमें कोई वनरेबिलिटी तो नहीं है। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग में जनरली हम सोर्स कोड रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं है, ठीक है। तो इसका कॉमन यूज केस क्या है, यूनिट एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सो यूनिट टेस्टिंग होती है हर एप्लीकेशन के अलग अलग जो मॉड्यूल्स होते हैं उसको हम देखते हैं कि उनके कोड में कोई दिक्कत तो नहीं है। और मेन चीज इसमें नोटिस करने वाली है कि हमारे पास फुल नॉलेज ऑफ कोड होता है, ठीक है। सेकंड है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो इसमें नो नॉलेज ऑफ कोड, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं होता इंटरनल कैसे काम कर रही है एप्लीकेशन। हम एज अ ब्लैक हैट हैकर के पर्सपेक्टिव से या फिर एक एक्सटर्नल हैकर के पर्सपेक्टिव से टेस्टिंग करते हैं। तो जो आप बग बाउंटी में करते हो कि आपके पास एक डोमेन है, लेट्स से microsoft.com, तो आपको नहीं पता कि पीछे उसमें क्या कोडिंग हुई है, क्या उसका सोर्स कोड है, बट आप जो टेस्टिंग करते हो बाहर के अप्रोच से करते हो, आप बाहर से एप्लीकेशन में क्या क्या कर सकते हो। तो इसका एक फोकस एरिया क्या होता है, फंक्शनैलिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस। तो इसकी टेस्टिंग हम किस में देखते हैं, क्या कैसे फंक्शन कर रही है एप्लीकेशन और यूजर एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। तो अलग अलग अटैक्स हम परफॉर्म करते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। और कॉमन यूज केस इसका सिस्टम एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो सिस्टम की पूरी टेस्टिंग जो होती है वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में करते हैं हम, ठीक है। एंड एट लास्ट है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो इसमें होता है पार्शियल नॉलेज, थोड़ा बहुत कोडिंग की नॉलेज हमें हो रहेगी डेवलपर की साइड से, जैसे क्या पता कोई क्रेडेंशियल्स हमें दे दें वो, ठीक है, एक यूजर अकाउंट बना के दे दें हमें, अब बोले अब इसके बाद हैक करके दिखाओ, अगर हो सकता है पॉसिबल तो इसमें बहुत इंटरनल एंड एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स फोकस एरिया में होता है हमारे। एंड कॉमन यूज केसेस का इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है। तो तीनों का मैंने बता दिया। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम पे पूरा नॉलेज होता है, सोर्स कोड रहेगा एप्लीकेशन का, कैसे एप्लीकेशन काम कर रही है, सारा नॉलेज हमारे पास रहेगा। ब्लैक बॉक्स में हम एक्सटर्नल हैकर की तरह काम करते हैं और देखते हैं कि हम इसको एक्सटर्नल बाहर से अगर जैसे कोई हैकर हैक करेगा वैसे हम इसे हैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एंड थर्ड इज ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग का मतलब है कि हमारे पास थोड़ी सी नॉलेज रहेगी, क्या पता कोई क्रेडेंशियल्स हो, यूजर नेम पासवर्ड दे दिया हो डेवलपर ने हमें, या किस तरीके का प्रिविलेज हो सकता है हमें, और उसके बाद हम हैक करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव रेड टीम वर्सेस ब्लू टीम एंड पर्पल टीम, ठीक है। सो 3 तरह की टीम्स होती है हमारे पास जनरली। हम जब सिक्योरिटी टीम्स को डिवाइड करते हैं कि कौन क्या काम करेगा, सबसे पहले होती है हमारे पास रेड टीम। इसका फोकस एरिया जो होता है वो होता है ऑफेंसिव सिक्योरिटी में, और इनका काम क्या होता है, सिमुलेटेड अटैक्स, पेनिट्रेशन टेस्टिंग। सो जो आप हैकिंग सुनते हो, एथिकल हैकिंग, दैट इज कम्स अंडर पेनिट्रेशन टेस्टिंग या VAPT, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। तो इसका गोल क्या है, आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज। तो जैसे एक हैकर एक सिस्टम को हैक करता है, वैसे ही जो रेड टीमर्स होते हैं वो एक सिस्टम को हैक करते हैं, पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं उसका, और जितने भी वल्नरेबिलिटीज होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये काम किसका है, रेड टीमिंग या रेड टीमर्स का, ठीक है। एंड सेकंड इज ब्लू टीम। सो ब्लू टीम का क्या काम है, डिफेंसिव सिक्योरिटी।
इसका क्या की एक्टिविटीज है, मॉनिटरिंग सिस्टम एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड गोल इज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सच अटैक्स। सो जो रेड टीमर्स होते हैं वो हैक करने की कोशिश करते हैं, और जो ब्लू टीमर्स होते हैं वो उन हैक से बचने की कोशिश करते हैं कि अब हम उसको बचा कैसे सकते हैं। तो वो मॉनिटर करते हैं सिस्टम्स को कि कोई अटैक तो नहीं हो रहा है, और उनका मेन गोल है कि हमें बचाना कैसे है ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स को फ्रॉम अ साइबर अटैक। और जो थर्ड तरह की टीम है वो है पर्पल टीम। सो पर्पल टीम इन दोनों का कोलैबोरेशन है, रेड टीम और ब्लू टीम मिला के बनता है पर्पल टीम। सो कोलैबोरेशन बिटवीन रेड एंड ब्लू। इसका क्या होता है, जॉइंट एक्सरसाइजेस एंड नॉलेज शेयरिंग। सो मान लो रेड टीम ने हैकिंग करी और उनको कुछ वनरेबिलिटीज मिली, ठीक है। ब्लू टीम उन वनरेबिलिटीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी, ठीक है। एंड पर्पल टीम क्या होगी, इन दोनों के बीच में बैठ के बोलेगी देखो इन्होंने इस तरीके से हैक किया है, आप इस तरीके से बचाओ। तो पैचिंग का ओवरऑल सिक्योरिटी पोस्टर जो डिजाइन करते हैं वो होती है पर्पल टीम आपकी। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड दिस मार्क द एंड ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। सो इसमें हमने अलग अलग चीज़ों को डिस्कस किया। हैकिंग क्या होती है, ठीक है, एथिकल हैकिंग क्या होती है, उसके बाद हमने टेस्टिंग के बारे में बात करी, किस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकर्स के बारे में बात करी हमने, एंड एट लास्ट हमने देखा रेड टीम, ब्लू टीम और पर्पल टीम क्या होती है। सो आज हम देखेंगे हम काली लिनक्स को अपने विंडोज सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे काली लिनक्स की ऑफिशियल वेबसाइट खोल के रखी है, दैट इज kali.org। और यहाँ पे हमें काली के बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कराना है। सो काली इज लिनक्स इज अ ओपन सोर्स डेबियन बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन geared towards various information security tasks such as penetration testing, security research, computer forensics and reverse engineering. So Kali Linux एक तरीके का Debian based Linux operating system है जो सिर्फ हैकिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी तरह और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक पैरेट ओएस, ब्लैक आर्च, बट दिस इज द मोस्ट पॉपुलर हैकिंग डिस्ट्रीब्यूशन आउट देयर। सो इसको डाउनलोड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे बटन है, तो मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। तो इसने मुझे एक डाउनलोड पेज यहाँ पे दिखा रहा है। सो अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए हम यहाँ पे काली को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो इंस्टॉलर इमेजेस, सो बेयर बोन अगर हमें करना है, मान लो आप अपने सिस्टम में सिर्फ काली ही चलाना चाहते हो एज अ मेन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप उसको बेयर बोन यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर सकते हो यूजिंग दीज इमेजेस। फिर वर्चुअल मशीन्स के रिगार्डिंग हमारे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, ठीक है, जिसको हम अभी देखेंगे। उसके बाद आर्म प्रोसेसर्स या जैसे रास्पबेरी पाई वगैरह में अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो ARM वाली यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। फिर मोबाइल में आप करना चाहते हो तो काली नेट हंटर आ जाता है यहाँ पे। क्लाउड में करना चाहते हो तो उसके लिए अलग इमेजेस हैं। फिर डॉकर कंटेनर वगैरह में आप करना चाहते हो तो उसके लिए अलग इमेजेस है। लाइव बूट करना चाहते हो इन अ पेन ड्राइव, कि आप उसमें बूट कर सको लाइव और वो सिर्फ पेन ड्राइव में चलेगा। सो दैट ऑल्सो यू कैन डू। और उसके अलावा लास्ट हम पे WS है। सो दिस इज विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। तो आप अपने विंडोज मशीन से काली लिनक्स को चला सकते हो, ठीक है। बट जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो है वर्चुअल मशीन्स का, जो कि बहुत पॉपुलर तरीका है। तो मैं रिकमेंडेड में जाता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ प्री बिल्ड वर्चुअल मशीन्स हैं, ठीक है। तो 64 बिट और 32 बिट के लिए मेरे पास 32 बिट के सिस्टम काफ़ी पुराने हो गए हैं, लेकिन अगर आपके पास 32 बिट का सिस्टम है तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। वर्चुअल बॉक्स है, VMware है और QEMU है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। हम 64 बिट में जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास वर्चुअल बॉक्स, VMware, Hyper-V और QEMU के ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स वाला यूज़ करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पे दबा देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड लिंक है 3.1 GB का ये, और अगर आप इसे सेव करोगे तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। अब इसको चलाने के लिए आपको वर्चुअल बॉक्स की जरूरत होगी। तो वर्चुअल बॉक्स की वेबसाइट आपको यहाँ पे मिल जाएगी virtualbox.org, ठीक है। तो ये एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने मेन सिस्टम में एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो इन लेमन टर्म्स। तो मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास कुछ डाउनलोड्स के ऑप्शन आ रहे हैं। तो अगर मेरा विंडोज़ मशीन है तो मैं उसके लिए करूँगा, मैक OS है तो उसके लिए लगे, ठीक है। तो मेरे पास विंडोज़ है तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे एक एप्लीकेशन फाइल या EXE फाइल डाउनलोड करेगा जो कि सेटअप फाइल होगी। उसको आप जैसे नॉर्मली आप अपनी सेटअप फाइल इंस्टॉल करते हो विंडोज़ में, वो आप कर सकते हैं। सो दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अब आपके पास जब डाउनलोड कर लोगे आप काली की और उसकी सेटअप फाइल, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही एक फाइल दिखेगी, 7-zip फाइल है ये। तो मैं इसको राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पे 7-zip का ऑप्शन आ रहा है और मैं करूँगा एक्सट्रैक्ट हेयर, ठीक है। तो अभी एक्सट्रैक्ट करेगा इसको मेरे सिस्टम पे वहीं पे डाउनलोड। मेरे पास 7-zip नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। गूगल करना एंड यहाँ पे लिखना 7-zip डाउनलोड, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला लिंक आएगा डाउनलोड बटन, डाउनलोड मिल जाएगा यहाँ पे। तो EXE 64 बिट विंडोज़ के लिए यहाँ से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, काफ़ी ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और अभी ये एक्सट्रैक्शन चल रहा है यहाँ पे। सो जैसे ये खत्म होता है फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ऑलराइट, सो द एक्सट्रैक्शन इज कंप्लीट नाउ। और यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर एक्सट्रैक्ट हुआ है। तो अगर मैं इसे खोलूँ तो मेरे पास यहाँ पे 2 फाइल दिखा रहा है, एक VDI फाइल है और एक वर्चुअल बॉक्स मशीन पान यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो अब इसको इंस्टॉल कर यूज़ कैसे करेंगे हम।
तो मैं वर्चुअल बॉक्स खोल लेता हूँ पहले अपना, ठीक है। ऑलराइट, सो ये मेरा वर्चुअल बॉक्स खुल गया है। आपके उसमें अगर आप नया इंस्टॉलेशन होगी तो ये सारी चीज़ें नहीं दिखाएगा, मेरी कुछ वर्चुअल मशीन है यहाँ पे। पर अगर मुझे एक नई वर्चुअल मशीन यहाँ पे ऐड करनी है तो एक नई वर्चुअल मशीन ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो ये मेरे से नाम पूछा है वर्चुअल मशीन का, तो इसको नाम दे देते हैं काली लिनक्स 2024 दे देते हैं इसका नाम। एंड उसके बाद यहाँ पे आईएसओ इमेज यहाँ पे हम सेलेक्ट नहीं करेंगे कुछ भी, टाइप हम लिनक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ से हम चूज कर लेंगे डेबियन 64 बिट, बिकॉज 64 बिट की हमने इमेज डाउनलोड करी थी। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट दबाएंगे। तो यहाँ पे हमें अब हार्डवेयर देना है, ठीक है। हम कितना हार्डवेयर प्रोवाइड कराना चाहते हैं इस वर्चुअल मशीन में, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे पहले मेमोरी का है, मेमोरी मतलब रैम। तो मेरे पास यहाँ पे 16 GB ऑफ रैम है, तो मैं इसको अराउंड 8 तक मैं इसको दे सकता हूँ। 4 to 6 GB इज इनफ, तो मैं इसको दे देता हूँ फिलहाल के लिए। मैं इसको 4 GB दे देता हूँ। 4 GB में आराम से काम कर लेगा ये। बट अगर आपके पास 8 GB की रैम है तो आप 4 देंगे तो मे बी आप लैग फेस कर सकते हैं, बिकॉज विंडोज बहुत ज़्यादा रैम खा देती है, ठीक है। तो आप कोशिश करना उसको 2.5 या 3 के अराउंड में। अगर आपके उससे कम है तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करें अपने पीसी में। आप ड्यूल बूट यूज़ कर सकते हैं, बट ड्यूल बूट की अलग दिक्कतें आती हैं। तो बेटर है कि एक 8 GB की स्टिक आप अपने सिस्टम में लगा लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 4 GB सेलेक्ट कर रहा हूँ। एंड प्रोसेसर मैं इसको दे देता हूँ 2 कोर, आई थिंक इनफ रहेगी। 4 दे देते हैं इसको भी, चलो। एंड नेक्स्ट करा मैंने। सो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शन दिखा रहा है, क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ, यूज एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क और डू नॉट एट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क। तो मैं एग्जिस्टिंग में क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक किया ऐड। एंड उसके बाद मैं अपने डाउनलोड फोल्डर में जाऊँगा। तो ये था जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था, और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, ओपन। तो यहाँ पे आ गई है। अब इसको हम चूज़ करेंगे, नेक्स्ट। उसके बाद फिनिश दबाया मैंने, ठीक है। तो मेरे पास एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे बन के तैयार हो गई है। तो अगर मैं इसमें डबल क्लिक करूँगा तो अभी ये वीएम पावर ऑन हो रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं हम। एंड ये स्टार्ट हो गया, को फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो ये हमारी काली की बूट स्क्रीन है, एंटर दबाया मैंने। ऑलराइट, सो हमारे पास यहाँ पे एक लॉगिन स्क्रीन आ गई है, ठीक है। तो जो डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड है काली का वो है काली एंड काली। सो अगर मैं काली टाइप करूँ और वापस पासवर्ड काली, इफ आई एंटर, तो अभी इसने मुझे लॉगिन कर लिया। लेकिन अभी यहाँ पे स्क्रीन छोटी आ रही है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, व्यू में जाऊँगा और इसको फुल स्क्रीन करूँगा, ठीक है। तो अब ये फुल स्क्रीन हो गया हमारे पास यहाँ पे। तो ये आपका मेन जो डेस्कटॉप है काली का वो है, ठीक है। ये आपका होम फोल्डर है, यहाँ से आप सारी डायरेक्टरीज में जा सकते हो, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो नॉर्मल सा जैसे आप विंडोज़ में चलाते हो वैसा ही है, सिमिलर। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, सो लॉग आउट, शट डाउन वगैरह के यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। देन ये आपका वॉल्यूम कंट्रोल है, एंड दिस इज रिगार्डिंग योर नेटवर्क, ठीक है। सो जो आपका वाईफाई से या इंटरनेट से जो भी आप कनेक्ट करोगे यहाँ पे आपको नेटवर्क दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो ट्रैश है, रिसाइकिल बिन जैसे। एंड यहाँ पे कुछ वर्क स्पेसेज है, सो वर्क स्पेस वी कैन सेलेक्ट फ्रॉम हेयर। उसके अलावा हमारे पास ब्राउजर में फायरफॉक्स है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट खाली आपका फायरफॉक्स के साथ ही आता है, सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड टर्मिनल में हम वापस आएंगे, बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एप्लीकेशन सिखा लेता हूँ, ठीक है। तो खाली का मेन जो एडवांटेज है वो उसके एप्लीकेशन ही हैं। इसमें प्री इंस्टॉल टूल्स आते हैं बहुत सारे, आई थिंक 600-700 प्लस इसमें टूल्स आते हैं जो इनबिल्ट आते हैं काली के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप अलग अलग चीज़ों के आपको अलग अलग टूल्स मिल जाएंगे। तो ऑल एप्लीकेशन में जाऊँगा तो हर तरीके की एप्लीकेशन मुझे यहाँ पे दिखा देगा, बट यहाँ पे कुछ कैटेगराइजेशन इन्होंने कर रखी है। सो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं, लाइक DNS एनालिसिस के लिए अलग टूल्स हैं इसमें, IDS IPS आइडेंटिफिकेशन के लिए, लाइव होस्ट आइडेंटिफिकेशन, वैसे एमास है, डिमिट्री है, IK स्कैन है फॉर योर VPN एंड पॉइंट्स, ठीक है। लीजन है यहाँ पे, एंड सो ऑन। सो वनरेबिलिटी एनालिसिस के लिए सेम वैसी टूल है। वेब एप्लीकेशन अगर आपको एनालिसिस करना है उसको, तो बर्बसूट एक बहुत फेमस टूल है। अगर आपको वेबसाइट हैक करनी है, ठीक है। कॉमिक्स करके एक और टूल है जो आई थिंक आपका OS कमांड इंजेक्शन को एक्सप्लोर करने के यूज़ आता है, ठीक है। वैसे एस्कर में आता है, ये बहुत फेमस टूल है फॉर ऑटोमेटिंग एस्कर इंजेक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है ऑटोमेटेड एस्कर इंजेक्शन टूल। WP स्कैन है, इसका हम पहले यूज़ कर चुके हैं, अगर आपने मेरी वर्डप्रेस वाली वीडियो देखी होगी। एंड आफ्टर दैट वी हैव डेटाबेस असेसमेंट। उसके बाद पासवर्ड अटैक्स के लिए अलग अलग यहाँ पे हमारे पास टूल है, हाइड्रा, जॉन, मेडूसा, ठीक है। फाइललेस अटैक अगर आपको करना है, सो फाइट, फन क्रैकर और पिक्सी WPS रिवर वगैरह, ये आपको वाईफाई हैकिंग के काम आता है। रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए कुछ यहाँ पे टूल्स हैं। एक्सप्लॉयटेशन के लिए यहाँ पे बहुत फेमस टूल हमारे पास मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, जिसको हम देखेंगे इस कोर्स में आगे। एंड स्निफिंग एंड स्पूफिंग, तो इसके लिए हमारे पास एटर कैप है, एंड MITM प्रॉक्सी है, रिस्पॉन्डर है हमारे पास, ठीक है।
पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मतलब जब आपने एक्सप्लॉइट कर लिया उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो। तो मेमी कैट्स, नेट कैट की कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखी है, तो अगर किसी को वो देखनी है तो वो देख सकता है। एंड पावरशेल एम्पायर है, स्टार किलर है। सो स्टार किलर इज अ जीयूआई ऑफ पावरशेल एम्पायर ओनली। और फोरेंसिक्स के कुछ टूल है, टॉपसी बहुत फेमस टूल है। एंड रिपोर्टिंग के कुछ यहाँ पे हमें चैरी ट्री मिल जाता है, अगर हमें रिपोर्ट्स वगैरह लिखनी है, नोट टेकिंग करनी है, तो चैरी ट्री इज अ गुड ऑप्शन। और सोशल इंजीनियरिंग टूल किट यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग टूल्स में हमें दिख जाती है। तो बेसिक से टूल हैं काली के, धीरे धीरे हम सबको देखेंगे। बट अभी मैं आपको बता देता हूँ, बस नॉर्मल से आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ काली का कि आप कैसे कर सकते हो। नॉर्मल है, यहाँ पे सेटिंग्स में जाओगे, अलग अलग तरह की सेटिंग्स के आप छेड़खानी कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल नॉर्मल। अब जो मेन चीज़ जो काली में यूज होती है किसी भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में वाइल हैकिंग यूज होती है, दैट इज टर्मिनल। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये मुझे टर्मिनल स्पॉन करके देगा ना। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो बड़ा करने के लिए यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। तो अगर आप इसको दबाएंगे तो ये आपका स्क्रीन यहाँ पे जूम हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखा रहा है मुझे, तो काली एंड काली। सो ये मेरा यूज़र नेम है जो कि है काली, एंड मेरा होस्ट नेम का नाम भी है काली, मेरा सिस्टम का नाम भी काली है, और जो यूज़र यहाँ पे अभी यूज़ हो रहा है वो है काली। अगर मैं कोई और यूज़र यूज़ करूँ जैसे कि सूडो, मैं अब सू डालता हूँ, और तो यहाँ पे मैंने रूट यूज़र में स्विच कर लिया है। तो यहाँ पे अभी मेरा यूज़र नेम है रूट, और जो मेरा होस्ट नेम है अभी जो सिस्टम का नाम है वो काली है, ठीक है। तो इससे एग्जिट लेते हैं। तो बेसिकली कुछ कमांड्स होते हैं, अगर जैसे क्लियर करनी है स्क्रीन के। सो मैं लिनक्स के कमांड में डिटेल नहीं जाऊँगा, बस मैं ये टर्मिनल बता रहा हूँ। अब टर्मिनल का यूज़ करने का मतलब ये है कि एक होता है आपका GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो कि आप यहाँ पे क्लिक करके सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे मैं अगर यहाँ पे सेटिंग्स में क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें खुल गई, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ एंड ओपन फोल्डर करूँ तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे इसमें चला गया। लेकिन अगर ये काम मुझे किससे करना है, टर्मिनल से करना है या कमांड लाइन से करना है, तो उसके कुछ कमांड्स होते हैं। जैसे मैं अभी डॉक्यूमेंट्स में गया था, सेम मैं कमांड लगाऊंगा CD फॉर चेंज डायरेक्टरी, और डॉक्यूमेंट्स में गया मैं, तो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो मैं इनको देख सकता हूँ, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे हमारे पास कुछ है नहीं। सो कमांड लाइन यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको लगेगा कमांड लाइन में आपको टाइम लगेगा, बट GUI के मुकाबले अगर आपको कमांड्स याद हैं एंड इफ़ यू आर फ्लुएंट इन कमांड लाइन, तो आप GUI से जल्दी यहाँ पे रिजल्ट्स कैप्चर कर सकते हो और उसके हिसाब से अपना वर्क फ्लो डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो आपके टूल्स आते हैं दैट इज़ बिल्ड फॉर लिनक्स ओनली, और वो ज़्यादातर कमांड लाइन टूल्स होंगे आपके। जैसे मेटास्प्लॉइट भी आप देखते हो या एनमैप देखते हो। सो एनमैप का एक ज़ेनमैप करके है GUI, लेकिन मोस्टली जो आप टूल्स देखोगे चाहे वो एनमैप हो, चाहे वो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क हो, सो MSF कंसोल, उसके लिए हम कमांड लगाते हैं। सो सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, कमांड लगा के कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द पावर ऑफ टर्मिनल। तो अगर आपको हैकिंग में आगे बढ़ना है सो यू हैव टू बी फेमिलियर विद द टर्मिनल, क्योंकि सारा काम इसी में होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो इसी बात पे इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एथिकल हैकिंग एंड साइबर किल चेन मेथोडोलॉजी। तो आइए शुरू करते हैं। सो हमारे पास पहले है एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी। सो पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि ये एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी क्या होती है। सो जब भी आप एक टारगेट को हैक करने की कोशिश करते हो तो यू हैव टू फॉलो अ सर्टेन प्रोसेस। आप डायरेक्टली उसको हैक नहीं करते, आप एक मेथोडोलॉजी को रेफर करते हो जिसको हम एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी कहते हैं। इस प्रोसेस में 5 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है रिकॉग्निसेंस और फुटप्रिंटिंग, दूसरा है स्कैनिंग, तीसरा है गेनिंग एक्सेस, चौथा है मेंटेनिंग एक्सेस, और पांचवा है क्लियरिंग ट्रैक्स। इसको डिटेल में जानने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है जिसमें हर फेज के रिगार्डिंग उसका डिस्क्रिप्शन है और क्या टेक्निक्स वहाँ पे यूज होती है। तो सबसे पहले जब हम एक टारगेट को सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका रिकॉग्निसेंस करते हैं। रिकॉग्निसेंस मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, हम उसकी रेकी करते हैं कि टारगेट क्या है, क्या उसके एसेट्स हैं, और कौन सी चीज़ों को हम टारगेट कर सकते हैं। इसको ऐसा समझो सिंपल भाषा में है, जैसे जब एक चोर को एक बिल्डिंग में ब्रेकिंग करना होता है तो सबसे पहले वो बिल्डिंग में क्या देखता है, वो देखता है कि कितने दरवाजे हैं मेरे पास, कितनी खिड़कियां हैं मेरे पास, कौन सी जगह से मैं अंदर घुस सकता हूँ। सो दैट इज रिकॉग्निसेंस। अब रिकॉग्निसेंस दो तरह की होती है, एक होती है पैसिव रिकॉग्निसेंस जिसमें हम पैसिवली टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। पैसिवली मतलब हम डायरेक्टली टारगेट से इंटरैक्ट नहीं करेंगे, और दूसरी होती है एक्टिव रिकॉग्निसेंस जिसमें एक्टिवली हम टारगेट से इंटरैक्ट करेंगे, उसमें पोर्ट स्कैनिंग करेंगे या कुछ भी हम उसके पास रिक्वेस्ट डालेंगे, दैट इज एक्टिव रिकॉग्निसेंस। तो रिकॉग्निसेंस का यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन कह दिया है, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट सिस्टम टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज। सो हमने क्या किया था, जो मैंने चोर का एग्जांपल दिया था कि वो बिल्डिंग में क्या देखेगा, कौन से दरवाजे हैं, कौन सी खिड़कियां हैं, हमारे पास क्या टारगेट हम कर सकते हैं, क्या अटैक सर्फेस है हमारे पास। हैकिंग की बात करें तो हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती है रिकॉग्निसेंस की, जैसे कि गूगल डॉकिंग। तो गूगल की मदद से हम टारगेट के एसेट्स का पता लगा सकते हैं, ठीक है। हु इज रिकॉर्ड्स को हम चेक कर सकते हैं। दूसरा है DNS इन्यूमरेशन,
उसका डीएनएस सर्वर को एनिमिनेट कर सकते हैं, और कुछ सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स होती है। तो ये कुछ टेक्निक्स है जो आप रिकॉनेसेंस में फॉलो करते हो। अब दूसरा फेज है हमारे पास स्कैनिंग। सो रिकॉनेसेंस करने के बाद हमें ये पता चल गया हमारे पास क्या अटैक सर्फेस है। तो अगर मैं वही एग्जांपल वापस लूँ, तो एक बिल्डिंग को ब्रेकिंग करने के लिए मेरे पास मुझे पता लग गया कितने खिड़की मेरे पास है, कितने दरवाजे मेरे पास हैं, और अलग अलग तरह के एंट्रेंसेस, क्या पता छत में कोई एंट्रेंस हो, वो सारी चीज़ें हमें रिकॉनेसेंस फेज में पता चल गई है। स्कैनिंग फेज में हम क्या करेंगे, हम ऐसे खिड़की और दरवाजे ढूंढेंगे जिसको हम ब्रेकिंग कर सकें ईजिली। क्या पता कोई खुली हुई खिड़की हो, क्या पता कोई ऐसा दरवाजा हो जिसको हम आसानी से उसका लॉक पिक करके अंदर घुस सकें, या कोई ऐसा दरवाजा हो जिसको हम तोड़ सकें। ठीक है, तो वो स्कैनिंग फेज में आएगा। सो यूजिंग टूल्स टू आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज इन द टारगेट सिस्टम थ्रू वेरियस स्कैन्स। तो अलग अलग स्कैन हम परफॉर्म करते हैं हैकिंग में। ठीक है, अनमैप की मदद से हो गया, और अलग अलग आपके वल्नरेबिलिटी स्कैनर होते हैं। तो टेक्निक्स क्या क्या यूज हुई है इसमें, नेटवर्क मैपिंग, पोर्ट स्कैनिंग, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। तो अभी हम स्कैन कर रहे हैं, पहले हमने ढूंढा हमारा टारगेट अटैक सर्फेस क्या है। अब हम देख रहे हैं कि उन अटैक सर्फेस में जो खिड़की दरवाजे में मिला है उसमें कोई ऐसा वीक पॉइंट है, ऐसी कोई वनरेबिलिटी है जिसको हम यूज कर सकें अंदर घुसने के लिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेप आएगा आपका गेनिंग एक्सेस, एक्सप्लॉयटेशन फेज, जो सबसे एक्सोटिक फेज है जो सब करना चाहते हैं। दैट इज एक्सप्लॉयटिंग द सिस्टम, सिस्टम के अंदर घुसना। तो इसमें क्या करेंगे, हम जो भी वनरेबिलिटी हमें स्कैनिंग फेज में मिली है, अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लॉयट आइडेंटिफाई वनरेबिलिटीज टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम। तो जो वनरेबिलिटीज हमें इस फेज में मिली है उसका यूज करके हम अंदर घुसेंगे। तो लेट से आपको मिली है खिड़की जो खुली हुई थी, तो एक वनरेबिलिटी है, उसकी मदद से आप अंदर घुस गए। ठीक है, हैकिंग के बारे में अगर मैं इसमें टेक्निक की बात करूं तो एसक्यूएल इंजेक्शन एक तरीके का अटैक होता है जिसमें आप एसक्यूएल क्वेरीज की मदद से पूरे डेटाबेस को डंप करते हो। बफर ओवरफ्लो एक तरीके का अटैक होता है जिसकी मदद से आप मेमोरी के एक बफर को ओवरराइड करके उसमें अपना शेल कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हो। बफर ओवरफ्लो मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया है जो कि गेम हैकिंग वाली वीडियो है, तो अगर किसी को देखनी है तो उसको रेफर कर सकते हैं। एंड थर्ड इज फिशिंग अटैक। सो फिशिंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ अटैक, जहाँ पे आप या तो यूजर को कोई नकली पेज बना के भेजोगे क्लेट से जीमेल का, और उस पर अपने क्रेडेंशियल्स एंटर करेगा, या फिर आप उसको ऐसा ईमेल भेजोगे जिसमें मालवेयर आप अटैच करके भेजोगे, तो वो जैसे ही उसको क्लिक करेगा सिस्टम का एक्सेस उसे मिल जाएगा। ठीक है, तो गेनिंग एक्सेस में हम क्या करेंगे, उसका यूज करके एक्सेस ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पे एक्सेस ले लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब एक बार अटैकर एक्सेस ले लेता है एक सिस्टम का, उसके बाद मेंटेनिंग एक्सेस, अगला फेज है मेंटेनिंग एक्सेस का। तो जो भी आपने एक्सेस लिया उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप उस पर बार बार एक्सेस ले सको और डेटा वगैरह उससे ट्रांसफर कर सको। तो स्टैब्लिशिंग अ परसिस्टेंट कनेक्शन टू द कॉम्प्रोमाइज सिस्टम टू एसेस ड्यूरेशन ऑफ अनडिटेक्टेड एक्सेस। तो इसमें क्या करेंगे, एक्सेस लेने के बाद हम कुछ परसिस्टेंस के टेक्निक से यूज करेंगे ताकि हमें उस सिस्टम में एक्सेस बना रहे हमारा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, इंस्टॉलिंग रूटकिट्स जो प्रोग्राम होते हैं उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएटिंग हिडन यूजर अकाउंट्स, नया यूजर बना सकते हैं जिसका हम पे कंट्रोल एक्सेस रहेगा, और उसकी मदद से हम कभी भी लॉगिन कर सकते हैं सिस्टम में। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम बैकडोर क्रिएट कर सकते हैं, और टनलिंग टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं हम सिस्टम में और आगे एक्सेस लेने के लिए। ठीक है, उसके अलावा हम बैकडोर का यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक बैकडोर छोड़ देंगे सिस्टम में, इंस्टॉल कर देंगे, जिसमें हम कभी भी उसमें लॉगिन करके या फिर उससे कनेक्ट होके हम सिस्टम का एक्सेस दोबारा ले सकते हैं। सो मेंटेनिंग एक्सेस जरूरी होता है, क्योंकि एक बार आपने एक्सेस ले लिया तो आप ये फेज फिर से नहीं करना चाहोगे। ठीक है, एक बार एक्सेस लेने के बाद आप उसको मेंटेन करने की कोशिश करोगे। एंड लास्ट होता है क्लियरिंग ट्रैक्स। तो लास्ट क्या है, जब आपने सारे काम कर लिए, अपना सारा काम जो भी आपने कर रहा है उसमें कोई डेटा एक्सफिल्ट्रेट करना होता, वो सारा काम कर लिया आपने, तो एट लास्ट हैकर क्या करता है, जो भी अपने ट्रैक्स हैं उसको क्लियर करता है। ठीक है, तो रिमूविंग ट्रेसेस ऑफ द हैकर्स एक्टिविटीज फ्रॉम सिस्टम्स, अंडरस्टैंड हाउ अटैकर माइट कवर ट्रैक्स आफ्टर एन अटैक। ठीक है, ताकि फोरेंसिक्स वाले इसको पकड़ ना पाए, सिक्योरिटी टीम उसको पकड़ ना पाए, तो क्या करेगा, अपने ट्रैक्स को क्लियर करेगा। वो कैसे करेगा, मॉडिफाई करेगा लॉग फाइल्स को। तो जब भी आप सिस्टम में कोई भी काम करते हो तो लॉग फाइल्स बनती है सिस्टम में जो आपकी सारी एक्टिविटी को लॉग करती है। ठीक है, कि आपने इस समय ये करा, लॉग इन करा, उसके बाद आपने फाइल की डिलीट करा या ट्रांसफर करा, तो सब कुछ सिस्टम में लॉग होता है। तो क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा उसे, ये डिलीट करेगा, डिलीटिंग एविडेंस ऑफ अनऑथराइज एक्सेस। और कोई भी एविडेंस होगा जिसकी मदद से उसको पकड़ा जा सकेगा तो वो उसको क्या करेगा, डिलीट कर देगा। लेट्स से कोई मालवेयर आपने इंस्टॉल करा, उस मालवेयर को अगर एक सिक्योरिटी पर्सन, एक मालवेयर एनालिस्ट चेक करेगा, तो उस मालवेयर में आपकी आईपी एड्रेस में भी रिवील हो सकती है, या आप जो डोमेन नेम आप यूज कर रहे होंगे अपने कमांड एंड कंट्रोल सर्वर का, वो उसको वो रिवील कर सकता है। तो वो क्या करेगा, उस मालवेयर को डिलीट करेगा या ऑफिसकेट ऐसे करेगा कि उसको पकड़ा ना जाए। ठीक है, तो ये 5 तरह के स्टेप्स हैं। फिर से मैं एक बार समराइज कर लेता हूँ। सबसे पहले रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस में क्या है, वापस सिंपल से एग्जाम्पल में जाते हैं हम, उसके हिसाब से आपको समझाता हूँ कि एक चोर है, उसको बिल्डिंग में घुसना है। रिकॉनेसेंस में वो देखेगा कि बिल्डिंग में कितनी खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे हैं, कहाँ कहाँ से वो अंदर घुस सकता है। ठीक है, सो दैट इज अवर रिकॉनेसेंस प्रोसेस।
उसके बाद जब चोर को ये पता लग गया कि उसके टारगेट क्या है, उसके बाद वो क्या करेगा, स्कैन करेगा उन टारगेट्स को, उन खिड़की दरवाजों को, कि उसमें कोई वनरेबिलिटी है कि नहीं है। एक बार उसे वनरेबिलिटी मिल गई तो वो क्या करेगा, मान लो कोई खिड़की है जिसका जो खुली रह गई है उसका यूज करेगा, या फिर कोई दरवाजा है जिसको वो खोल सकता है, लॉक पिक कर सकता है। मान लो एक दरवाजे को उसने लॉक पिक करा, अब उसको क्या मिल गया, एक्सेस मिल गया, गेनिंग एक्सेस वाले स्टेप में आ गए हम। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, वो जो भी काम कर रहा हो बंद, एक्सेस ले लिया, उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है, पूरे ऑफिस में घूम सकता है बिल्डिंग के। उसके बाद वो मेंटेन एक्सेस करने के लिए मान लो वो दरवाजे को क्या करेगा, खुला रखेगा। ठीक है, ताकि वो बार बार उससे अंदर बाहर जा सके, जो काम करना है उसे वहां से जो कुछ चुराना है वो सारी चीजें कर सकेगा। और लास्ट में क्या करेगा, क्लियर करेगा अपने सारे ट्रैक्स को। तो इसमें क्या हो सकता है, सीसीटीवी वगैरह, मान लो सीसीटीवी कैमरा थे तो उसकी फीड को डिलीट करेगा, उसके कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोई सीढ़ी वगैरह उसने यूज करी हो वहां ऊपर चढ़ने के लिए, दरवाजे तक पहुंचने के लिए, तो उसको वो हटाएगा वहां से सीन से, ताकि उससे ट्रेस बैक ना हो। तो आई होप आपको समझ में आएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट है हमारे पास साइबर किल चेन मेथोडोलॉजी। तो इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। साइबर किल चेन मेथोडोलॉजी लॉकहीड मार्टिन द्वारा दी गई थी, जो मिलिट्री से इंस्पायर्ड होकर इसको क्रिएट किया गया था। सो जैसे मिलिट्री में काम होता है उसी तरीके से इसको साइबर किल चेन मेथोडोलॉजी को फॉर्म किया गया था, यह दिखाने के लिए कि एक अटैकर एक साइबर अटैक कैसे परफॉर्म करता है। तो इसमें 7 स्टेप है। पहला स्टेप है रिकॉन, दूसरा स्टेप है वेपनाइजेशन, तीसरा स्टेप है डिलीवरी, चौथा स्टेप है वेब एक्सप्लॉयटेशन, पांचवा है इंस्टॉलेशन, छठा है कमांड एंड कंट्रोल, और लास्ट है एक्शंस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। अब इसको डिटेल में समझते हैं। तो मेरे पास वापस यहाँ पे टेबल बनाई है मैंने। तो पहला स्टेप क्या होगा, रिकॉनेसेंस। हमारे पास एक टारगेट है, तो अटैकर क्या करेगा, पहले अटैकर विल गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट टू आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज। दिस इंक्लूड स्टडिंग पब्लिक डेटा, वेबसाइट्स एंड सोशल मीडिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम रिकॉन करते हैं, जैसे हमने एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी में भी देखा था। बिना रिकॉनेसेंस के कोई भी हैकिंग अटैक पॉसिबल हो ही नहीं सकता जब तक आपके पास टारगेट के बारे में इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हम चीजें टेक्निक का यूज करते हैं, ओपन पोर्ट स्कैन करेंगे एंड मैप से, कलेक्टिंग डेटा ऑन एम्प्लॉयज, कौन से एम्प्लॉयज वहाँ काम करते हैं, आइडेंटिफाइंग सिक्योरिटी मेजर्स। ठीक है, क्या क्या सिक्योरिटी मेजर वो यूज कर रहे हैं, फायरवॉल कौन सी है, कौन सा वेबसाइट वो यूज कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं वेबसाइट में, ये सारी चीजें हम रिकॉनेसेंस से देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, जब आपने रिकॉनेसेंस कर लिया तो वेपनाइजेशन। अब आप क्या करोगे, इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे जो भी आपने कलेक्ट करा है उसके बेसिस पे आप एक मालवेयर को फॉर्म करोगे, एक पेलोड बनाओगे। द अटैकर क्रिएट्स अ मलिशियस पेलोड like virus worm paired with an exploit that targets identify vulnerabilities। तो लेट्स से आपको कोई वल्नरेबिलिटी मिली यहाँ पे और उसके बेसिस पे आपने एक पेलोड बनाया, या आपको पता लगा कि कोई एम्प्लॉय है, मान लो एचआर डिपार्टमेंट से किसी एम्प्लॉय को आपने टारगेट किया और उसके रिगार्डिंग आपने एक ईमेल बनाया। ठीक है, एक ईमेल बनाया आपने और उस ईमेल में आपने एक अटैचमेंट लगाया। उस अटैचमेंट में क्या है, एक मलिशियस पेलोड आपने एम्बेड कर रखा है। तो जैसे मैंने आपको पीडीएफ वाला दिखाया था, या मैंने आपको भी फोटो वाला वीडियो वाला, अगर आपने देखी होंगी मेरी पुरानी वीडियोस, तो उस तरीके का आप समझ सकते हैं। तो हमने वेपनाइजेशन करा है, एमएसएफ वेनम से एक पेलोड बनाया हमने। ठीक है, एक मालवेयर बनाया। उसके बाद क्या करेंगे हम, डेवलपिंग मालवेयर कंबाइनिंग पेलोड्स विद एक्सप्लॉइट। नेक्स्ट स्टेप है डिलीवरी का। अब हमने क्या करा, पहले रिकॉनेसेंस करा, उसके बेसिस पे हमने एक पेलोड बनाया, अब हम उसको डिलीवर करना है टारगेट को। तो नेक्स्ट स्टेप है डिलीवरी। द मलिशियस पेलोड ट्रांसमिटेड टू टारगेट थ्रू वेरियस मेथड सच एज फिशिंग ईमेल्स, मलिशियस लिंक्स और यूएसबी ड्राइव्स। तो अब हम क्या करेंगे, टारगेट को जो हमने पेलोड बनाया उसको सर्व करेंगे। कैसे करेंगे, फिशिंग ईमेल भेज सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अचार का एग्जांपल दिया था, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यूएसबी छोड़ सकते हैं उसके उनके पार्किंग लॉट में, तो क्या पता कोई उठा ले, या किसी को हम फिजिकली मेल भी कर सकते हैं यूएसबी, तो हो सकता है उसके नाम के साथ वो क्या पता उसे अपने सिस्टम में लगा ले और उससे हमें इनिशियल एक्सेस मिल जाए। किन्हीं ऐसी वेबसाइट को टारगेट कर सकते हैं जो जो एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के, वो फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं, उसको हम हैक कर सकते हैं और उसके द्वारा हम मालवेयर को भी डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हमने डिलीवरी कर ली, मान लो आपने एचआर को ईमेल भेजा। ठीक है, आपने यहाँ से पता लगाया है एक जो हमारी कंपनी के एचआर है उसके बारे में। वेपनाइजेशन में आपने उसके लिए एक पेलोड बनाया, डिलीवरी में आपने वही पेलोड उसको फिशिंग ईमेल पे भेजा। अब उसके पास फिशिंग ईमेल गया और उसने वो फिशिंग ईमेल पे क्लिक कर दिया। नाउ एक्सप्लॉयटेशन फेज में क्या होगा, अपॉन सक्सेसफुल डिलीवरी अटैकर एक्सप्लॉइट्स अ वल्नरेबिलिटी इन टारगेट सिस्टम टू एग्जीक्यूट पेलोड एंड गेन एक्सेस। तभी क्या करा, अब ट्रिगर हो गया मालवेयर और आपको क्या मिल गया, एक्सेस मिल गया। ठीक है, तो गेनिंग एक्सेस वाला जो पार्ट है एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी में, वो यहाँ पे हो रहा है एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इंस्टॉलेशन। चलो आपने एक बार टारगेट पे एक्सेस ले लिया, तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको वो एक्सेस को बना के रखना है। तो अब उसमें क्या करा था हमने, मेंटेनिंग एक्सेस था, यहाँ पे इंस्टॉलेशन। द अटैकर इंस्टॉल मालवेयर ऑन अ विक्टिम सिस्टम टू एस्टैब्लिश अ फुटहोल्ड अलाउइंग फॉर परसिस्टेंट एक्सेस इन द फ्यूचर। तो परसिस्टेंट एक्सेस हमें इसमें भी चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम इंस्टॉलिंग बैकडोर्स, सेटिंग अप रिमोट एक्सेस टूल्स। तो रैट्स का बैकडोर्स का यूज करेंगे ताकि हमें हमेशा एक्सेस बना रहे हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास आता है कमांड एंड कंट्रोल। अब हमने एक्सेस यहाँ पे एस्टैब्लिश कर लिया,
So now attacker will establish a command and control channel to remotely manipulate the compromised system without detection. अब हम क्या करेंगे, जो हमने एक्सेस लिया हमारे बैकडोर का, उसको हम कहीं ना कहीं से कंट्रोल तो करेंगे। तो वो हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है, वहां से हम कमांड भेजेंगे अपने बैकडोर को, और जो भी हमें काम करना है विक्टिम सिस्टम में वो हम परफॉर्म करेंगे। तो ये हम करते हैं कमांड एंड कंट्रोल ट्रेस में, ठीक है। एंड एट लास्ट क्या होगा, जब हमने ये सारी चीज़ें कर ली है तो हम क्या करेंगे, एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव। तो जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव था एक सिस्टम को हैक करने का, उसको हम परफॉर्म करेंगे। तो फाइनली द अटैकर कैरीज देयर प्राइमरी गोल विच में बी डेटा थेफ्ट, सिस्टम डिस्ट्रप्शन और अदर मलिशियस एक्टिविटीज़। तो जो भी हमारा है, जो भी हम करना चाहते हैं, डेटा एक्सफिल्ट्रेट करना चाहते हैं या फाइल्स को एनक्रिप्ट करना चाहते हैं, रैंसमवेयर छोड़ना चाहते हैं उन सिस्टम में, वो सारी चीज़ें एक अटैकर करेगा। या हम करेंगे एज अ अटैकर अगर हम सिमुलेटेड पेनिट्रेशन टेस्ट या थ्रेट टीम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी साइबर किल चेन मेथोडोलॉजी जो मैंने आपको दिखाई। इसमें 7 स्टेप है, ये डिटेल स्टेप है, ये रेड टीमिंग में ज़्यादा कंसीडर होती है। एंड जो आपकी एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी है वो आपकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यूज़ होती है यूजुअली, ठीक है। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा। ऑन दैट नोट लेट्स मार्क द एंड ऑफ दिस वीडियो। और आज हम बात करेंगे रिकॉनेसेंस की। पिछली वीडियो में मैंने एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर रिकॉनेसेंस टॉपिक को डिस्कस किया था। वहाँ पे मैंने बताया था रिकॉनेसेंस के बारे में थोड़ा सा, लेकिन आज हम इसको डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो से हम एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी को इन डिटेल जानना शुरू करेंगे। सो जो फर्स्ट स्टेप था वो था रिकॉनेसेंस, तो आज हम उसी से स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज रिकॉनेसेंस? Reconnaissance is the initial phase of penetration test or security assessment where the attacker gathers as much information as possible about the target, system or network. So reconnaissance एक ऐसा प्रोसेस होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिसमें अटैकर टारगेट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। अगर मैं इसको कल वाले एग्जाम्पल से समझाऊं, तो एक चोर को अगर बिल्डिंग में चोरी करनी है तो उसे क्या देखना पड़ेगा बिल्डिंग के बारे में, कि बिल्डिंग में क्या क्या हमारे पास, कितनी खिड़की हैं, कितने दरवाजे हैं, क्या CCTV कैमराज इंस्टॉल है कि नहीं सिक्योरिटी के लिए। तो ये सारी चीज़ें रिकॉनेसेंस में आती है। फुटप्रिंटिंग भी बोलते हैं इसे हम। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हैकर इसमें जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करता है टारगेट के बारे में, उसके सिस्टम के बारे में और उसके नेटवर्क के बारे में। दिस फेज हेल्प्स द एथिकल हैकर अंडरस्टैंड द सिस्टम आर्किटेक्चर, वल्नरेबिलिटीज एंड पोटेंशियल पॉइंट्स ऑफ एंट्री विद द गोल ऑफ आइडेंटिफाई वीकनेसेस बिफोर अटेम्प्टिंग एनी एक्सप्लॉइट्स। तो इस फेज में क्या हैकर क्या कर रहा है, सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है, कैसे सिस्टम को बनाया गया है, ठीक है। तो बिल्डिंग एग्जाम्पल में कैसे बिल्डिंग बनी है, किस मटेरियल से वो बिल्डिंग बनी है, क्या उसमें कोई वल्नरेबिलिटीज है कि नहीं, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, कोई ऐसी खिड़की जिसकी मदद से हम अंदर घुस सकें, कोई ऐसा दरवाजा जिसको हम लॉक पिक कर सकें या तोड़ सकें, और पोटेंशियल पॉइंट ऑफ एंट्रीज क्या हो सकती है उन वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके। तो जिसमें मेन गोल होता है वो क्या होता है, आइडेंटिफाई करना ऐसी वीकनेसेस को जिसको हम बाद में जाके एक्सप्लॉइट कर सकें और एक्सेस ले सकें। नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ रिकॉनेसेंस। तो रिकॉनेसेंस 2 प्रकार की होती है। पहली होती है पैसिव रिकॉनेसेंस और दूसरी होती है एक्टिव रिकॉनेसेंस। आओ इसको डिटेल में जानते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है, जैसे कि मैंने कल बनाई थी, टू लिस्ट आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द 2 टेक्निक्स। सो यहाँ पे हमारे पास एस्पेक्ट्स हैं एंड पैसिव एंड एक्टिव रिकॉनेसेंस। सबसे पहले डेफिनेशन, पैसिव रिकॉनेसेंस होता क्या है? सो पैसिव रिकॉनेसेंस इन्वॉल्व्स गैदरिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द टारगेट। पैसिव रिकॉनेसेंस में जो भी टारगेट है आपके पास, उससे आप डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करोगे। बिल्डिंग एग्जाम्पल लूँ मैं, तो आप खिड़की और दरवाजे को दूर से देखोगे कि वो किस चीज़ के बने हुए हैं, बिल्डिंग किस चीज़ की बनी हुई है, डायरेक्टली उसके पास जाए बिना, ठीक है। तो पैसिव रिकॉनेसेंस वो होता है जिसमें आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हो, इंटरेक्ट नहीं करते हो टारगेट से। ऑन दी अदर हैंड एक्टिव रिकॉनेसेंस क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द टारगेट सिस्टम टू गैदर इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या करोगे, आप डायरेक्टली रिक्वेस्ट भेजोगे टारगेट को, या कुछ टेक्निक का यूज़ करोगे जिसमें आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करोगे टारगेट से। बिल्डिंग एग्जाम्पल है, तो आप बिल्डिंग के पास जाके उन खिड़कियों को चेक करोगे कि इनमें से कौन सी खिड़की है मैं अंदर घुस सकता हूँ, मतलब उसके लॉक्स को चेक करोगे बाहर से कि कौन सी खुली हुई है कौन सी नहीं है, ठीक है। दूसरा है टेक्निक्स यूज़। अब इसमें टेक्निक्स कौन सी यूज़ होती हैं? पैसिव रिकॉनेसेंस में टेक्निक्स जो यूज़ होती हैं, जैसे कि एनालाइजिंग पब्लिक इन्फॉर्मेशन सोर्सेज, तो इसको हम ओसेंट भी बोलते हैं, ठीक है। सो पब्लिक इन्फॉर्मेशन, जितनी भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन है किसी कंपनी के बारे में, किसी टारगेट के बारे में, गूगल सर्च से जो आपको मिल रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो आपको मिल रही है, ठीक है, उसकी वेबसाइट में जो चीज कंटेंट डाला हुआ है उसके रिगार्डिंग, उसके ट्विटर पोस्ट या और लिंक्डइन पोस्ट से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो सारी किसमें आएगी? पब्लिक इन्फॉर्मेशन जो भी है, ठीक है, जो सब पब्लिकली अवेलेबल है, वो पैसिव रिकॉनेसेंस में आती है। क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो टारगेट से। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करो एज अ नॉर्मल यूज़र, और उसके बीच में आप एक तरीके से स्टॉक करते हो, बट लीगली इन पैसिव रिकॉनेसेंस। और एक्टिव रिकॉनेसेंस में हम क्या करेंगे, हम पोर्ट स्कैनिंग करेंगे, डायरेक्टली हम रिक्वेस्ट भेजेंगे एंड मैप की मदद उससे, और देखेंगे कौन से पोर्ट्स ओपन है वेब सर्वर में, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करेंगे और नेटवर्क प्रूविंग करेंगे
using tools like Nmap and Nessus. So vulnerability scanning का एक पॉपुलर टूल है Nessus, इसका हम यूज करेंगे vulnerability ढूंढने के लिए, और Nmap का यूज करेंगे हम पोर्ट स्कैनिंग के लिए। तो एक्टिव रिकॉग्निसेंस में क्या कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ठीक है। जब हम Nmap चलाते हैं तो हमारे सिस्टम से सामने वाला जो टारगेट सिस्टम है या वेब सर्वर है उसके पास रिक्वेस्ट जाती है इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स, और उस समय पता चलता है कि कौन सा पोर्ट ओपन है और कौन सा पोर्ट क्लोज है, ठीक है। तीसरा है रिस्क ऑफ डिटेक्शन। सो इसमें क्या है, पैसिव रिकॉग्निसेंस में जो रिस्क होता है वो लोअर होता है। सो लोअर रिस्क ऑफ डिटेक्शन एज इट डज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट इंट्रैक्शन। तो इसमें हम डायरेक्टली इंट्रैक्ट नहीं करते हैं, तो रिस्क क्या है डिटेक्शन का बहुत लो है, पता नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आप किसी कंपनी की वेबसाइट ब्राउज कर रहे हो तो एज ए नॉर्मल यूजर आप ब्राउज करोगे ऐसे, जब तक आप उससे कुछ ऐसी हैकिंग रिलेटेड टेक्निक्स का यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आप एज ए नॉर्मल ट्रैफिक या एज ए नॉर्मल यूजर ही देखे जाओगे। एक्टिव रिकॉग्निसेंस में अदरहन क्या होता है, हायर रिस्क ऑफ डिटेक्शन होता है ड्यू टू डायरेक्ट एंगेजमेंट विद द टारगेट सिस्टम। अब जैसे आप Nmap परफॉर्म करोगे यहाँ पे, ठीक है, एक टेक्निक का यूज किया आपने Nmap का पोर्ट स्कैन करने के लिए। सो ये कौन कर रहा है, एक हैकर कर रहा है। सो ये क्या है, इसका डिटेक्शन रेट ज्यादा है क्योंकि आप वेब सर्वर में डायरेक्टली कुछ पैकेट्स भेज रहे हो। इसमें क्या कर रहे थे, आप नॉर्मली वेबसाइट स्क्रॉल कर रहे थे, लेकिन इसमें आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हो टारगेट से, तो रिस्क ऑफ डिटेक्शन बढ़ जाएगा यहाँ पे। चौथा पॉइंट है इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी। सो पैसिव रिकॉग्निसेंस में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है पब्लिकली वो मे बी एक्यूरेट हो सकती है, मे बी नॉट, बिकॉज क्या पता कंपनी ने कुछ ऐसी चीजें उसमें डाली हो जो क्या पता झूठ हो, ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए। कई बार टेस्टिमोनियल्स होते हैं, कई बार क्लाइंट रिव्यूज होते हैं, क्या पता वो झूठ हो। सो पैसिव रिकॉग्निसेंस में जो भी आपको पब्लिकली डेटा मिल रहा है उसकी रिलायबिलिटी पे आप ज्यादा डिपेंड नहीं कर सकते हो, बट यू हैव टू टेक इट एज अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। एंड एक्टिव रिकॉग्निसेंस में ऑन द अदर हैंड जो भी आप टूल्स की मदद से जो भी इन्फॉर्मेशन आप गैदर करोगे तो वो क्या है, डायरेक्टली एंगेजिंग विद द टारगेट। सो आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करके जो भी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो, सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहेगी, एक्यूरेट रहेगी एज कम्पेयर टू पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो है रिसोर्स इंटेंसिटी। सो पैसिव रिकॉग्निसेंस करने के लिए वेरी लेस रिसोर्स आपको चाहिए होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप इसमें क्या पब्लिकली इन्फॉर्मेशन जो डेटा है उसको आप एक्सेस कर रहे हो। सो उसके लिए क्या चाहिए आपको, एक सर्च इंजन, गूगल की मदद से आप 10 चीजें निकाल सकते हो कंपनी के बारे में। एक्टिव रिकॉग्निसेंस ऑन द अदर हैंड उसमें क्या अलग अलग टूल्स लगते हैं, अलग अलग रिसोर्सेज लगते हैं। प्लस से आपको Nmap चलाना है, सो यू शुड हैव अ लिनक्स मशीन या फिर आप विंडोज में सेटअप करो Nmap को, ठीक है। सो उसमें क्या है, एक एक्सटर्नल टूल लग रहा है आपको, जबकि पैसिव रिकॉग्निसेंस में ऐसा कुछ नहीं है। आप गूगल किसी भी डिवाइस में खोल के पैसिव रिकॉग्निसेंस कर सकते हो, बट एक्टिव रिकॉग्निसेंस के आपको सर्टेन टूल्स लगते हैं। नेक्स्ट है वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन। सो लिमिटेड एबिलिटी टू आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटी सिंस इट डज नॉट इंटरेक्ट विद द टारगेट। पैसिव रिकॉग्निसेंस में ऐसा बहुत कम होगा कि आपको कोई वल्नरेबिलिटी डायरेक्टली मिलेगी, ठीक है। आप किसी सर्विस का वर्जन पता कर सकते हो। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट्स से आप इंस्टाग्राम अकाउंट स्क्रॉल कर रहे हो एक टारगेट कंपनी का, और वहाँ पे आपको एम्प्लॉयज की कुछ फोटोज मिली, ठीक है। उस फोटोज में आपको एक लैपटॉप दिखाई दिया जिसमें एक सॉफ्टवेयर चल रहा था अडोबी का, एंड उस अडोबी का सॉफ्टवेयर का वर्जन आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा था ना। उस अडोबी के वर्जन को जब आपने गूगल करा तो आपको पता चला कि वो एक आउटडेटेड वर्जन है और उसका एक नॉन एक्सप्लॉइट पब्लिकली अवेलेबल है, तो उसका मदद से आप हैक कर सकते हो। बट अब डायरेक्टली आपने वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई नहीं किया, ठीक है, और कम चांसेस होते हैं कि पैसिव रिकॉग्निसेंस में आपको वल्नरेबिलिटी मिले। ऑन द अदर हैंड एक्टिव रिकॉग्निसेंस में आप नेसेस जैसे टूल चलाते हो तो वल्नरेबिलिटी स्कैनर है डेडिकेटेडली। सो जब आप उसको टारगेट पे चलाओगे तो जो भी वल्नरेबिलिटीज होंगी वो आपको निकाल के दे देगा इन एक्टिव रिकॉग्निसेंस। सो वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन पैसिव में कम होती है, एक्टिव में ज्यादा होती है। एंड एट लास्ट यूज केसेस। सो पैसिव का यूज केस क्या है, यूजफुल फॉर इनिशियल रिकॉग्निसेंस फेजेस टू गैदर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन स्टेडली। तो स्टेडली अगर आपको चुपके से आपको अगर इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है तो पैसिव रिकॉग्निसेंस इज योर वे। और एक्टिव रिकॉग्निसेंस का क्या है, आइडियल फॉर पेनिट्रेशन टेस्ट वेयर डिटेल सिस्टम इनसाइट्स आर नीडेड। तो डिटेल अगर आपको इन्यूमरेशन करना है तो आपको एक्टिव रिकॉग्निसेंस करना ही पड़ेगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम पहले पैसिव से स्टार्ट करते हैं, उन टेक्निक्स का यूज करते हैं और उसके बाद हम एक्टिव में जाते हैं। पहले हम जितनी भी पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करते हैं और उसके बाद हम एक्टिव वाली टूल्स और टेक्निक्स का यूज लेते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने छोटी सी वीडियो इसलिए बनाई बिकॉज हम हर एस्पेक्ट को कवर करेंगे एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी के, एंड दिस इज द फर्स्ट वन दैट इज रिकॉग्निसेंस। और आज से हम पैसिव रिकॉग्निसेंस की टेक्निक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। सो पहली टेक्निक जिसको हम देखेंगे दैट इज गूगल हैकिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ व्हाट इज गूगल डॉकिंग? Google docking, also known as Google hacking, refers to the use of advanced search operators in Google to find specific information that is not typically visible through regular search queries. तो Google docking क्या है? Google docking एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम Google की एडवांस सर्च क्वेरीज का यूज करते हैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। मतलब आप एक नॉर्मल सर्च करते हो वो अलग होता है, बट एक आप स्पेसिफिक सर्च करते हो, अभी हम आगे देखेंगे कैसे,
ठीक है, उसमें कुछ सर्च ऑपरेटर्स का यूज करके हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं वाया गूगल. इट involves leveraging Google's powerful search engine to locate hidden data on websites such as sensitive files, configuration files or vulnerabilities that may have accidentally exposed. तो इसकी मदद से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं. हिडन डेटा जो वेबसाइट्स में छुपा हुआ है, ठीक है, कुछ सेंसिटिव फाइल्स और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के बारे में पता कर सकते हैं. और कई बार कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ भी हमें इसकी मदद से मिल जाती हैं जो गलती से एक्सपोज हो गई होगी. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गूगल लॉगिन करने के लिए हम कुछ ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है, उसके आगे उसका डिस्क्रिप्शन है और उसका एग्जाम्पल यूसेज है. तो मैं इसको समझाऊंगा नहीं, सीधे प्रैक्टिकल में चलते हैं. ओके, तो मैंने यहाँ पे एक ब्राउज़र खोल लिया है और मेरे पास यहाँ पे गूगल खुला हुआ है. ठीक है, सो जो पहली टेक्निक है मैं एक नॉर्मल आपको बताता हूँ. लेट्स से हमारी जो टारगेट है वो है माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है, तो मैं अगर माइक्रोसॉफ्ट लिखूँ, माइक्रोसॉफ्ट, तो यहाँ पे क्या है, माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देखिए, नॉर्मल गूगल सर्च जो आप लोग करते हो. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, क्या कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट.com यहाँ पे आ गया. ठीक है, office.com आ गया क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे लिखा हुआ था. ठीक है, तो गूगल काम कैसे करता है कि जब भी आप कुछ से सर्च करते हो तो गूगल अपने डेटाबेस में देखता है कि कौन सी वेबसाइट में और उसके मेटा डेटा में ये पर्टिकुलर वर्ड कहाँ पे है. तो जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लिखा मैंने, तो माइक्रोसॉफ्ट था यहाँ पे लिखा हुआ, तो माइक्रोसॉफ्ट आ गया. यहाँ पे जो वेबसाइट है वो है office.com, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है. तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है माइक्रोसॉफ्ट और यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है. तो इसने इसको सर्च रिजल्ट में दिखाया. लेकिन लेट्स से हमें सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट.com के रिजल्ट चाहिए, तो मैं एक सर्च ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, इसका नाम है साइट. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइक्रोसॉफ्ट.com. ठीक है, तो आप देखना, अब मैं इसे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखना जितने रिजल्ट मुझे दिखा रहा है वो किसके दिखा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट.com के. ठीक है, तो ये विजुअल स्टूडियो है वैसे तो, बट माइक्रोसॉफ्ट.com डोमेन में ये होस्टेड है. माइक्रोसॉफ्ट.com. ठीक है, तो इससे आप पर्टिकुलरली एक तरीके के क्या कर सकते हो, एक तरीके का आप रिफाइन कर सकते हो अपने सर्च को. आपको एक पर्टिकुलर डोमेन चाहिए अगर सारे रिजल्ट देखने हैं. अब लेट्स से मैं इसमें देखना चाहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट क्या को पायलट के बारे में अगर कहीं पे बात हुई है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा को पायलट. या फिर एक्सबॉक्स करते हैं, एक्सबॉक्स गेमिंग कंसोल है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है. ठीक है, तो मैंने इसको किस में डाला, आप मैं इसको नॉर्मली भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इसको क्या करा, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है. इसका मतलब ये है कि एग्जैक्ट ये वर्ड जहाँ पे आएगा माइक्रोसॉफ्ट.com डोमेन के वहाँ पे, तो ये मुझे उसके रिजल्ट दिखाएगा. सिर्फ रिफाइड एंटर, तो यहाँ पे मुझे जितने भी एक्सबॉक्स रिलेटेड रिजल्ट हैं वो मुझे दिखा रहा है. सो एक्सबॉक्स कंसोल एंड गेम्स, एक्सबॉक्स गेम एंड सब्सक्रिप्शन. ठीक है, तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ. अब लेट्स से मुझे माइक्रोसॉफ्ट डोमेन के अंदर ही फाइल्स ढूंढनी है, तो मैं एक फाइल टाइप ऑपरेटर का यूज़ करूँगा इसके लिए. सो मैं इसके लिए डाल देता हूँ फाइल टाइप. अब मुझे किस तरह की फाइल ढूंढनी है वहाँ पे मुझे देने पड़ेगा. TXT फाइल, PDF फाइल, आपकी इमेज ढूंढनी है मुझे. ठीक है, तो लेट्स से मुझे PDF फाइल ढूंढनी है माइक्रोसॉफ्ट.com डोमेन में. तो ये देखो मुझे PDF फाइल सारी मिल रही है यहाँ पे. सो मैं पहला वाला खोल लेता हूँ एंड ये हमारा एक्सबॉक्स वाला था. ठीक है, सो ये एक्सबॉक्स की जो हमने अभी इन्फॉर्मेशन निकाली है एंड दिस इज द PDF. तो ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट की इंटरनल PDF भी हो सकती है ये. ठीक है, तो टर्म्स एंड यूज़ की कोई PDF लग रही है मुझे यहाँ पे, designer.microsoft.com में अपलोडेड है. बट ऐसे ही आप कोई भी निकाल सकते हो. ठीक है, ये देखो कुछ चाइनीज से रिलेटेड भी है ना. तो इसमें क्या हो सकता है, कुछ कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हो सकती हैं, कुछ ऐसी डिटेल्स हो सकती हैं जो कंपनी के बारे में हमें और बताए, या इंटरनल एम्प्लॉयज़ के बारे में बताइए, या कोई ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताए जिसको हम टारगेट कर सकते हैं लेटर. ठीक है, तो फाइल टाइप ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है ये वाइल सर्चिंग फॉर फाइल्स रिलेटेड टू आवर टारगेट. ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इन टाइटल देख सकते हैं. मान लो जो टाइटल है, ठीक है, उसमें पर्टिकुलर वर्ड हमें ढूंढना है. लेट्स से कॉन्फिडेंशियल सर्च करके देखते हैं, तो मैंने इन टाइटल लगाया. टाइटल क्या होता है, जब भी आप पेज में जाते हो तो ये टाइटल है यहाँ पे, ये एक्सबॉक्स कंसोल गेम्स वगैरह ये जो लिखा है ऊपर पे दिख रहा होगा आपको, दैट इज अ टाइटल. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे देखो एज्योर कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग एंड एज्योर कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग, ये सारे टाइटल्स हैं इसके. ठीक है, तो यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है. सेम चीज़ मैं URL में कर सकता हूँ, इन URL. तो इन URL में लेट्स से एक्सबॉक्स हम सर्च मार के देखते हैं, तो अब URL में एक्सबॉक्स होगा कहीं ना कहीं. ये देखो एक्सबॉक्स. ठीक है, तब अगर मैं इसको खोलूँ, यहाँ पे भी मैं इसको खोलूँ, कोई सा भी खोलूँ इनमें से, तो इसमें URL में कहीं ना कहीं एक्सबॉक्स होगा. ये देखो एक्सबॉक्स, एक्सबॉक्स. ठीक है, यहाँ पे एक्सबॉक्स, यहाँ पे देखो एक्सबॉक्स सीरीज. तो अगर आपको पर्टिकुलर URL, ये पर्टिकुलर वर्ड एक URL में ढूंढना है तो आप इन URL टैग का यूज़ कर सकते हो. ब्लेड से आपको क्या ढूंढना है, आपको टेक्स्ट में ढूंढना है कुछ. ये जो टेक्स्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ आ रहा है उसमें आपको ढूंढना है, ये पेज में, इस पेज में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं. ठीक है, तो आपको क्या ढूंढना है, पर्टिकुलर पेज ढूंढना है जिसमें पर्टिकुलर चीज़ लिखी हुई हो. अभी आप कई डोमेन्स में देख सकते हो,
लेकिन आपको स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए तो आप क्या करोगे, इन टाइटल, इन टेक्स्ट सॉरी, एंड उसके बाद आप लिखोगे लेट्स से कॉल ऑफ ड्यूटी। कॉल ऑफ ड्यूटी ये मैंने लिखा, और अब देखो गेट कॉल ऑफ ड्यूटी। कॉल ऑफ ड्यूटी कहीं ना कहीं इन पेजेस में लिखा हुआ होगा, वो सारे पेजेस मुझे दिखाएगा जहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट हटा दूँ तो इन टेक्स्ट कॉल ऑफ ड्यूटी अगर मैं लिखूँ इन जनरल सर्च, तो जितने भी कॉल ऑफ ड्यूटी यहाँ पे भी लिखा है देखो, कॉल ऑफ ड्यूटी, गूगल प्ले, कॉल ऑफ ड्यूटी की ऑफिशियल वेबसाइट ऑब्वियसली, विकीपीडिया, ठीक है, यूट्यूब चैनल, हर चीज़ आपको यहाँ पे दिखाएगा, इंस्टाग्राम, ठीक है। तो अगर आप पर्टिकुलर टारगेट के बारे में पर्टिकुलर रिसर्च कर रहे हो, एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में अगर आपको जानना है कि उस कंपनी का नाम कहाँ कहाँ आया है, तो आप इसको सर्च कर सकते हो। सेम चीज़ आप लोगों के लिए कर सकते हो, सेम चीज़ आप सॉफ्टवेयर के लिए कर सकते हो, ठीक है। टेक्निक्स हर जगह सेम है, तो कॉल ऑफ ड्यूटी जहाँ पे भी होगा ये मुझे यहाँ पे दिखा देगा। अब इतना सम तो हमने देख लिया, ठीक है। तो मैंने आपको साइट ऑपरेटर बता दिया जिससे आप एक पर्टिकुलर डोमेन के सिर्फ रिजल्ट को एक तरीके से रिफाइन कर सकते हो, सिर्फ सॉर्ट कर सकते हो एक डोमेन के जो आपको रिजल्ट चाहिए। दूसरा मैंने आपको फाइल टाइप ऑपरेटर बताया जिससे आप पर्टिकुलर फाइल्स ढूंढ सकते हो उस डोमेन में, या कोई सी भी फाइल्स ढूंढ सकते हो किसी भी डोमेन में, ठीक है। तीसरा है आपके पास इन टेक्स्ट, कि अगर आपको टेक्स्ट में कुछ ढूंढना है तो वो आपको, इन टाइटल अगर टाइटल में कुछ ढूंढना है तो वो आपको दिखा देगा, इन यूआरएल अगर यूआरएल में कोई पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना है तो वो आपको दिखा देगा। अब इसका आप यूज़ कहाँ से कर सकते हो, इसका यूज़ मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो सोशल नेटवर्क वाली वीडियो मैंने डिबंकिंग वीडियो डाली थी, उसमें मैंने अपाचे कॉन्फ़िगरेशन आपको बताई थी। सो इंडेक्स ऑफ, तो अगर मैं लिखता हूँ इंडेक्स ऑफ मूवीज़, ठीक है, तो मुझे क्या दिखा रहा है, बहुत सारे रिजल्ट दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है, अगर यहाँ पे डायरेक्टली लिस्टिंग अवेलेबल होगी अपाचे में तो मुझे कुछ मूवीज़ के नाम दिखाएगा। तो मैं कुछ खोल लेता हूँ यहाँ पे, देखो तो कुछ ये मूवीज़ हैं, आई थिंक हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, वो हमें डबल चेक करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे ही एक तरीका था पहले जिससे आप मूवीज़ ढूंढते थे। तो इंडेक्स ऑफ मूवीज़ ये सारी चीज़ है ना। आई थिंक दीज आर सम ऑफ द मूवीज़, तो मैं इसमें जाऊँगा नहीं, ठीक है। तो ये एक तरीका है, ऐसे ही आप पासवर्ड ढूंढ सकते हो, सेम चीज़ जो मैंने करी है। तो लेट्स से मैंने माइक्रोसॉफ्ट.com डाला, माइक्रोसॉफ्ट.com एंड पासवर्ड्स, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ भी हो सकता है, अब इसके साथ आप फाइल टाइप ऑपरेटर भी जोड़ लो, जैसे आप एक्सएल एस एक्स होता है आई थिंक, एंड इफ आई हिट एंटर तो देखो मुझे यहाँ पे मल्टीपल एक्सेल फाइल मिल गई है जो जिसमें पासवर्ड वर्ड हो सकता है, अबाउट द पासवर्ड, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे इसने डाउनलोड कर दिया है, मल्टी पासवर्ड, अभी खुल रहा नहीं है लिब्रे में, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे ही आप अलग अलग तरह से फाइल्स को ढूंढ सकते हो। सेम चीज़ मैं पीडीएफ के साथ कर सकता हूँ, पीडीएफ मैंने और वैसे भी दिखाया था। सो माइक्रोसॉफ्ट.com में एक पीडीएफ फाइल है जिसमें कहीं ना कहीं पासवर्ड मेंशन है, तो यहाँ पे देखो पहला ही वर्ड है यहाँ पे पासवर्ड। तो ऐसे ही आप कई बार सेंसिटिव फाइल्स भी निकाल सकते हो जो टारगेट के वेब सर्वर में होस्टेड होगी, लेकिन गूगल ने उसको क्रॉल कर रखा है, लेकिन एडवांस सर्च ऑपरेटर्स की मदद से आप उसको रिवील कर सकते हो, ठीक है। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक रिसोर्स बताता हूँ, दैट इज गूगल हैकिंग डेटाबेस। तो ये खाली लिनक्स के जो डेवलपर्स हैं उनके द्वारा ये इसको मेंटेन किया जाता है। और यहाँ पे आप जो गूगल डॉक्स हमने यूज़ करे थे वैसे ही आपको बहुत सारे हैकिंग से रिलेटेड गूगल डॉक्स मिल जाएंगे। सो फाइल कंटेनिंग पासवर्ड अगर आपको निकालना है किताब से, सो आप ये डॉक को यूज़ कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारी एंट्रीज है, देखो 7000 से ऊपर इसमें एंट्रीज हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड गूगल हैकिंग या गूगल डॉकिंग। और आज हम बात करेंगे हु इज एंड डीएनएस रिकॉन की। जैसा कि पिछली वीडियो से मैंने आपको बताया था कि हम पैसिव रिकॉनेसेंस की टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आज हम हु इज और डीएनएस रिकॉन टेक्निक्स को डिटेल में देखेंगे और जानेंगे हम इसकी मदद से कैसे टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। What are WHOIS records? WHOIS records provide detailed information about the registered owner of a domain name, including contact details, registration dates, and the domain status. These records are accessible through WHOIS database maintained by domain registrar and registry organization. तो WHOIS records क्या होते हैं कि जब भी आप एक वेबसाइट को रजिस्टर करते हो तो आप एक डोमेन रजिस्ट्रार पे उसको रजिस्टर करोगे। जैसे कि आपने नाम सुना होगा GoDaddy का, तो GoDaddy क्या है, एक डोमेन रजिस्ट्रार है। तो जब भी आपको एक डोमेन खरीदना होता है, लेट्स से inventyourshit.com, तो आप एक डोमेन रजिस्ट्रार के पास जाते हो जैसे कि GoDaddy। तो वहाँ पे अगर वो डोमेन अवेलेबल होगा तो आप उसको परचेज कर सकते हो विद सम अमाउंट, ठीक है। तो उसमें आपको क्या क्या डिटेल्स देनी होती है डोमेन रजिस्ट्रार को, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक है, आपका नेम, डोमेन ओनर कौन है उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन डेट उससे पता लग सकती है, और डोमेन का स्टेटस, ठीक है। तो कुछ चीज़ आपको देनी होती है डोमेन रजिस्ट्रार को और उसके बाद आपको डोमेन मिल जाता है, ठीक है। तो WHOIS रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, WHOIS रिकॉर्ड्स वही एक तरीके का प्रोटोकॉल है WHOIS, जिसकी मदद से आप वो सारी इन्फॉर्मेशन को डोमेन रजिस्ट्रार से रिक्वेस्ट कर सकते हो।
तो ये एक ओपन इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हर कोई देख सकता है, लेकिन इसमें एक हु इज प्राइवेसी गार्ड भी आता है। मान लो आपको ये सारी आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो नहीं दिखानी, क्योंकि हु इज एक ओपन प्रोटोकॉल है, तो कोई भी इसको क्वेरी कर सकता है और डिटेल निकाल सकता है रजिस्ट्रार से, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं दिखानी मान लो, तो आप प्राइवेसी गार्ड ले सकते